सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 19 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। बढ़ते हैं आज के संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में है दावे के बरकस, फिर हथियारों की होड़ और पैदल यात्रियों की सुरक्षा का मसला। सवाल। अब दावे के बरकस में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक आर्टिकल टाइप है और इसमें बेसिकली एक जनरल बात करी गई है राज्य में सुरक्षा को लेकर। हम बढ़ते हैं जो कि हमारे सीधे तौर पे परीक्षा उपयोगी हैं। अब हथियारों की होड़ में जो बात करी गई है बेसिकली ये करी गई है कैसे विकसित राष्ट्र और कई राष्ट्र विकसित भी विकासशील भी जहाँ एक तरफ अमन की बात करते हैं, राष्ट्रों के बीच में शांति की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारी मात्रा में हथियारों का ज़ख़ीरा खरीदने बेचने में लगे रहते हैं। एक डायकोटॉमी है उनके विचारों में और उनके कृत्य में। तो शुरू करते हैं। हर दौर में हुए युद्ध और उनके नतीजों ने ये साबित किया है कि ये की समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद ही एक समस्या है। शायद ही कोई सिद्धांत रूप में युद्ध का समर्थन करता दिखे, लेकिन बहाने अलग अलग भले हों, उनकी आड़ में ज़्यादा देश अपने रक्षा खर्च को ऊंचा रखते हैं, दूसरे देशों की ओर से खतरा बताकर उसमें भारी बढ़ोतरी की ज़रूरत बताते हैं। उसके बाद शुरू होता है हथियारों की खरीद का सिलसिला, जो देश हित के अन्य बेहद ज़रूरी मसलों की कीमत पर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की रक्षा सबसे ज़रूरी मसला होना चाहिए, मगर ये हैरानी की बात है कि ज़्यादा सभ्य, शांत और विकसित होने का दावा करते ऐसे कई देश हैं जो शांति के लिए ठोस पहलकदमी करने के बजाय युद्ध में इस्तेमाल होने वाले घातक हथियारों की खरीद फरोख्त में लगे रहते हैं। कई देश हैं बातें करते हैं अमन चैन की, मगर हथियारों की खरीद फरोख्त में लगे रहते हैं। सवाल है कि अगर बड़े पैमाने पर व्यापक जनसंहार के हथियारों खरीदे या निर्मित किए जाते हैं तो आखिर उनका इस्तेमाल क्या होगा, अगर उसके नतीजे क्या सामने आएंगे। दरअसल हाल के वर्षों में दुनिया कई ज़्यादा हिंसाग्रस्त और ख़तरनाक बन चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 24 में वैश्विक स्तर पर राज्य आधारित संघर्षों की संख्या 46 के बाद अपने सबसे उस स्तर पर पहुंच गई है। जब भी विश्व के किसी कोने में राज्य आधारित टकराव होते हैं तब खासतौर पर युद्ध में शामिल देशों के अलावा आसपास के अन्य देश भी अपना रक्षा खर्च बढ़ा देते हैं। मतलब लोगों को डरा करना कि खतरा मंडरा रहा है इसलिए हमें खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। हथियार खरीदते हैं, उससे अल्टीमेटली युद्ध को और आग ही दी जाती है। पिछले वर्ष सभी यूरोपीय देशों ने अपने सैन्य बजट बढ़ाए। रूस ने भी ऐसा ही किया। चीन ने पिछले 30 वर्ष में लगातार सैन्य खर्च बढ़ाया है, जबकि अमेरिका को रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देश के तौर पर देखा जाता है। करीब एक वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र ने समिट फॉर द फ्यूचर यानी भविष्य की खातिर सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसका मकसद शीत युद्ध के बाद बहुपक्षीय प्रणाली के पतन, संघर्ष की बढ़ती स्थितियों और मानवीय आपदाओं से निपटने पर चर्चा करना था। विडंबना यह है कि ऐसे सम्मेलन में युद्ध पर रोक को लेकर जितनी संजीदगी दिखाई जाती है, उसका अमल में कोई खास असर नहीं दिखता। मसलन संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के औचित्य और उसमें मारे गए 50,000 से ज़्यादा लोगों की को लेकर काफ़ी चिंता जताई जा चुकी है, लेकिन इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वही देखिए ना, युद्ध जितनी एजेंसीज़ हैं, यूएन हो गया, तमाम एजेंसीज़ हैं अंतर्राष्ट्रीय, युद्ध के बारे में बात तो हर कोई डेली कर रहा है, डेली कर रहा है, डेली आर्टिकल छप रहे हैं, डेली बातचीत बयान आते हैं, मगर रोकने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही है। और लोग ये भी जानते हैं कि इससे बहुत भारी नुकसान मानवता का हो रहा है, बच्चों का हो रहा है। मौजूदा दौर में अलग अलग जगहों पर जारी सशस्त्र संघर्ष में पीड़ित बच्चों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है और महिलाओं के अधिकारों पर वैश्विक स्तर पर खतरा मंडरा रहा है। किसी भी युद्ध में सबसे ज़्यादा घातक और बहुत सारी मार बच्चों और महिलाओं पर ही पड़ती है। सवाल है कि जब बहुत सारे देश विनाशक हथियारों से लैस होंगे तब युद्ध की आशंकाओं को कहाँ तक टाला जा सकेगा। क्या आज की सभ्य कही जाने वाली दुनिया हथियारों की होड़ में शामिल होने के बजाय मानवता के हक में शांति का रास्ता नहीं चुन सकती। बहुत ही बढ़िया बात कही। एक तो देशों के बीच में डायकोटॉमी है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कहते हैं
कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, हमको काम करना चाहिए। मगर जब ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स पर साइन करने की बातें आती हैं तो भाग जाते हैं। देखिए, हाल ही में यूएनईपी का प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके समिट हुआ था। देशों की साइन करने की बारी आई, बड़े देश सब भाग गए, किसी ने साइन नहीं मारा उस पर, क्योंकि जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है, सिर्फ बातें करना चाहते हैं। यही हालत हो रही है युद्ध युद्ध में, कि शांति की बात हर देश करता है मगर हथियारों का ज़ख़ीरा तो ऐसे लेके बैठा हुआ है जैसे कि युद्ध होने में कोई देरी नहीं है और वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। ये जानते हुए भी कि युद्ध के नकारात्मक प्रभाव ही दिखते हैं, सकारात्मक नहीं आते हैं। इज़राइल हमास संघर्ष में राष्ट्राध्यक्ष देशों के अपने मकसद अलग हैं, मगर जनता जो भुगत रही है, सामान्य जनता, उनका वो जीवन वापस लौट के नहीं आएगा जो अस्त व्यस्त हो चुका है। मगर देखते हैं क्या आने वाले समय में विकसित देश और सारे देश, दुनिया पूरी, क्या साथ में जिम्मेदारी लेगी कि शांति और अमन विश्व में बना रहे। और इसकी शुरुआत बहुत बढ़िया हो सकती है कि रक्षा संबंधित हथियारों की खरीद फरोख्त पूरी तरह बंद कर दी जाए, सिर्फ डिफेंस पर्पस के लायक सफिशिएंट रखा जाए, वरना सब खत्म कर दिया जाए। वरना जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा कोई परिवर्तन नहीं आएगा और विश्व युद्धग्रस्त ही रहेगा। बढ़ते हैं अगले संपादकीय पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर है हमारे और आपके सामान्य जीवन में, पैदल यात्रियों की सुरक्षा का सवाल। जयवीर सिंह साहब लिखते हैं कि देश में सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा एक गंभीर विषय है। इस पर गौर करने बेहद ज़रूरी है कि सड़कें क्या केवल वाहनों के लिए हैं या उन पर चलने का समान अधिकार पैदल यात्रियों का भी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक रपट भयावह तस्वीर पेश करती है। इसके मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में पैदल यात्रियों की मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2022 में देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में 32,825 पैदल यात्रियों की जान चली गई, जो हादसों में हुई कुल मौतों का लगभग 55वां हिस्सा है। पेडेस्ट्रियंस जिनकी गलती नहीं होती, चल रहे हैं, मगर रोड पे एक तो अतिक्रमण की वजह से फुटपाथ खत्म हो गए हैं। उसके बाद से तेज गति में चलाने वाले वाहन चालक जीवन पर संकट बन चुके हैं। भारत में सड़कें मुख्य रूप से वाहनों को ध्यान में रखकर बनाई गई, जिसमें पैदल यात्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। अधिकांश शहरों में फुटपाथ या तो है ही नहीं, या वह टूटे हुए हैं, या फिर अतिक्रमण की जद में आ गए हैं। इस वजह से पैदल यात्रियों को मुख्य सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहाँ तेज रफ्तार वाहनों से हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। दूसरी ओर सड़कों पर अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या बन गई है। शहरों में तो सड़कों के किनारे ही वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है और पैदल यात्रियों के लिए भी परेशानियों के साथ जान का जोखिम बना रहता है। स्थानीय प्रशासन की ओर से भी फुटपाथ और सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नाम मात्र ही होती है। देश के कई शहरों में पैदल यात्रियों के लिए नीतियों तो बनाई गई हैं, लेकिन उनके उनके कमज़ोर कार्यान्वयन में कारण ज़मीन स्तर पर उनका प्रभावी असर नहीं नज़र आता। बंगलुरु इसका एक उदाहरण है। वहाँ वर्ष 2008 में पैदल यात्री नीति प्रस्तावित की गई थी, लेकिन 15 वर्ष बाद भी ज़मीनी स्तर पर कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है और सड़क हादसों में पैदल चलने वालों की मौत लगातार बढ़ रही है। इसी तरह चेन्नई और मुंबई में भी पैदल यात्री केंद्रित नीतियों के बावजूद इनके खराब कार्यान्वयन के कारण मृत्यु दर अधिक बनी हुई है। यह नीतियाँ केवल कागज़ों की ही शोभा बढ़ा रही हैं। आम सड़कों पर पैदल चलने का अधिकार एक बुनियादी मानवीय ज़रूरत है और इसे हमारे संविधान के तहत जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। अफसोस की बात है कि देश में सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए कोई ठोस समर्थन नहीं दिखता है। हालांकि कुछ मौजूदा कानून जैसे मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता में ऐसे नियम हैं जिनमें लापरवाही से वाहन चलाने पर सज़ा का प्रावधान किया है,
ये नियम अप्रत्यक्ष रूप से पैदल चलने वालों की मदद करते हैं, लेकिन इनमें चलने के अधिकार को स्पष्ट तौर से परिभाषित नहीं किया गया है। देखिए देखा, राज्यों ने प्रयास तो करे, मगर कहीं न कहीं नीतियाँ वो कागज़ों में ही सिमट के रह गईं। न्यायपालिका ने हमेशा पैदल यात्रियों के अधिकारों को मान्यता दी है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ वर्ष 1985 का ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम मामला था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फुटपाथों का मुख्य उद्देश्य पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शीर्ष अदालत ने कहा कि फुटपाथों पर अतिक्रमण करके इस महत्वपूर्ण सुविधा का खत्म नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को वर्ष 2018 में ओम प्रकाश गुप्ता बनाम मुंबई नगर निगम मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने फिर से दोहराया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक और ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने के भीतर व्यापक दिशा निर्देश बनाने का निर्देश दिया गया है। इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य सड़क किनारे फुटपाथों को बाधा मुक्त और दिव्यांग अनुकूल बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये जिम्मेदारी उठाई कि राज्यों को, सरकारों को अलर्ट कर दिया कि आप इस पे काम करिए। आम सड़कों पर पैदल यात्रियों के अधिकारों को मान्यता दिए जाने के बावजूद ज़मीनी स्तर पर अभी भी बहुत सारे सुधार की जरूरत है। भारतीय सड़क कांग्रेस ने वर्ष 2012 में ही फुटपाथों को लेकर बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देशों के साथ सिफारिशें की थी। इन्हें पैदल चलने के लिए कम से कम 1.8 मीटर चौड़े और बाधा मुक्त क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया गया था। इसके साथ ही रेहड़ी पटरी वालों और सैन्य सुविधाओं के लिए एक अलग फर्नीचर जोन बनाने, बस ठहराव के लिए सही जगह तय करने और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को प्राथमिकता देने जैसे सुझाव भी शामिल थे। मगर हकीकत यह है कि सड़कें बनाने और रखरखाव का काम करने वाली एजेंसियां अक्सर इन दिशा निर्देशों को नज़रअंदाज कर देती हैं। जैसे मैंने कहा ना कि कागजों में ही चल रही चीज़ें आपकी प्रॉपर गाइडलाइंस बनी हुई थी कि कितना एरिया डिमार्केशन करा जाए, जहाँ पे रेहड़ी वगैरह या ठेले लगाए जा सकें, कितना वॉकेबल एरिया हो जहाँ पे लोग वॉक कर सकें। प्रॉपर बस स्टॉप्स बनाए जाएं, जगह जगह पे लोगों के आराम से टहलने के लिए, सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाए। पूरी गाइडलाइंस तैयार हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई होती है, वहाँ वाहन चालक दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। नियमों को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और यातायात पुलिस की होती है, मगर इस और उनका ध्यान कम ही जाता है। दिल्ली जैसे महानगर में सड़कों को निर्माण एवं विकास और रखरखाव के लिए कई सरकारी एजेंसियों जैसे नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिम्मेदार है। इस बहु एजेंसी प्रणाली के कारण यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुख्य जवाबदेही किसकी है, और इससे अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भी एक बड़ी बाधा है। अक्सर सरकार प्रशासन सुधारों पर तभी ध्यान देता है जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। यह सिर्फ एक प्रतिक्रियागत रवैया है। कुछ दिनों की मुस्तैदी के बाद हालात फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन सुरक्षित पैदल यात्री बुनियादी ढांचा बनाने और निजी वाहनों को हतोत्साहित करने की सलाह देता है। देखिए, लंदन में कई क्षेत्रों में, प्रॉपर लंदन में क्या, यूरोप में, यूएस में साइकिल लेन्स होती हैं, फुटपाथ एकदम बिल्कुल भी फ्री रहते हैं, कोई भी उस पर कब्जा नहीं होता है। फिनलैंड ने वर्ष 2030 तक पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने के लिए जगह 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। मेक्सिको सिटी में सुलभ फुटपाथ बनाने से यात्रा के समय में 40% की कमी आई है। जापान और स्वीडन जैसे देशों में दिव्यांगों की मदद के लिए खास सुविधाएं हैं, जैसे पीले रंग के फर्श और श्रव्य संकेत। भारत को भी अब पैदल चलने के अधिकार को सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और स्वास्थ्य का मुद्दा मानना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को एक स्पष्ट कानून बनाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जो पैदल चलने वालों के अधिकारों की रक्षा करे। इसके साथ ही कुछ और भी ज़रूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले वाहन चालकों और आम लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि वे पैदल चलने वालों के अधिकारों का सम्मान करें।
दूसरा फुटपाथों को पूरी तरह अतिक्रमण से मुक्त करना होगा। इसके अलावा सड़कों को पैदल यात्री पहले के दृष्टिकोण से तैयार करना होगा। बहुत ही बढ़िया संपादकीय है। वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में कहीं न कहीं भुगतते हैं। पैदल यात्रियों के लिए सड़क पे बड़ा खतरा रहता है। सड़क पार करने को लेके, चलने को लेकर, फुटपाथ में रुकावटों को लेकर समस्याएँ दैनिक जीवन में बनी हुई हैं। अब देखने की बात है कि क्या सरकारें इसको लेके आने वाले समय में कुछ करती हैं, वरना कहीं न कहीं ये एक तरीके से गलत होगा एक सभ्य समाज के लिए, एक विकसित समाज के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।